चलिए अब खबरें विस्तार से। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर यूपी विधानसभा से है, जहां सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल भी किया गया। वहीं दूसरी खबर उत्तरकाशी से, जहां 41 श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स में पहुंचा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। वहीं तीसरी खबर प्रयागराज से है, जहां दी के बहनोई की होने वाली सुनवाई टल गई है। चौथी खबर देहरादून से है, जहां चीन में फैल रही बीमारी को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। पांचवी खबर आगरा से है, जहां जीएसटी विभाग द्वारा आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। बता दें कि सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री और लखनऊ के पूर्व से विधायक रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा के बाद सदन स्थगित हो गया। साथ ही बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना 29 नवंबर को विधानसभा में वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट उन्होंने पेश किया। इस दौरान अनुपूरक बजट पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 28,760 करोड़ 67 लाख है। राजस्व लेखे का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए है और पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपए का है। प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,412.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित चालू योजना में इसे हेतु 21,339.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों सहित सदन के सभी सदस्यों से सहयोग मांगा। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये बजट पेश किया गया है, कितनी उम्मीदें इस बजट से जताई जा रही है यूपी में? विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट जो है पटल पर रखा गया था। लगभग जो है कहा जा सकता है कि 28,000 करोड़ के आसपास का जो बजट है वो रखा गया और उसको लेकर के जो है चर्चा भी हुई। साफ तौर से कहा जा सकता है राजस्व लेख व्यय को लेकर के जो 19,00,000 करोड़ का जो बजट है वो रखा गया। वहीं जो चालू योजनाएं हैं उसको लेकर के 21,000 करोड़ का जो बजट है वो रखा गया। अलग अलग जो बजट है वो रखा गया है। कुछ जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनको लेकर के, कुछ जो नई योजनाएं हैं उनको लेकर के जो बजट है अलग अलग हिसाब से रखा गया और उसको सेट किया गया। साफ तरीके से कहा जाए तो जब बजट की जो बात है वो की जा रही थी तब जाकर के विपक्ष जहां जो है हंगामा करने की कोशिश कर रहा था, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आग्रह किया गया कि अनुपूरक बजट जो है उसको लेकर के उसकी जो चर्चा है पूरी तरीके से हो सके, क्योंकि जो सरकार है जो जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा करना चाह रही है, जिन मुद्दों को लेकर के बजट आ रहा है उन पर जो है एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रखी जा सके, जिससे जो बजट है वो सही से पूरी तरीके से जो वो पास हो सके। और साफ तरीके का एक अहम बजट रखा जा सकता है कि 28,000 करोड़ जो बजट आ रहा है उसको लेकर के देखा जा सकता है कि अब कितना क्या लाभ जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं और जो 4 हाईवे की जो बात है उसको लेकर के किस तरीके से रूपरेखा बनाई जाती है, जो 5 जो एक्सप्रेसवे हैं उनको लिंक मार्ग को लेकर के किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। कहा जाता है जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उन सभी को लेकर के और जो नई योजना है उन सभी का जो डिटेल है वो अलग अलग तरीके से रखा गया है। कहा जाता है कि 21,000 करोड़ से लेकर के 7,000 करोड़ तक के जो बजट है वो रखे गए हैं अलग अलग स्टेप में। और वहीं अगर विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से सरकार को जी बिल्कुल। और इस बार अगर कृषि के क्षेत्र में बात की जाए तो कितना बजट निकल के सामने आया है शुभम? शुभम जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अलग अलग स्टेप में जो बजट है वो रखा गया है और उसी के साथ कहा जा सकता है कि जो बजट है उसको लेकर के कृषि के मामले में देखा जाए कि गन्ना किसानों को लेकर के बकाये को लेकर के भी जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जैसा होगा वो किया जाएगा। और किसानों के लिए मुफ्त जो बिजली है उसको लेकर के भी जो चर्चा है वो सदन में की जा सकती है, उसको लेकर के भी बातें की जा सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी चीज़ें जो है रखी जाएंगी। लगातार कहा जाता है जिस तरीके से जो सरकार है
लगातार जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, उन सभी को लेकर के लगातार जो तत्पर रहती है, लगातार जो काम है वो करती है और लगातार उन्हीं के हितों को लेकर के जो बजट है वो बनाया जाता है। उस बजट के आधार पर चीज़ें जो की जाती हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार साफ तौर से कहता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है और ऐसे में इस बजट को लेकर भी काफी संदेह पैदा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अब सरकार ने मजदूरों के फाइनल मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें ऋषिकेश भेज दिया है, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी 41 श्रमिकों को चिन्यालीसोड से एम्स ऋषिकेश लाया गया है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, सभी मजदूर इस वक्त एम्स में मौजूद है, कब तक उनको डिस्चार्ज कर लिया जाएगा? 41 मजदूरों की बात की जाए तो जो चीनू हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से उन्हें एम्स हेलीकॉप्टर लाया गया और इसके लिए पहले से ही एक वार्ड बना लिया गया था। इनके तमाम जो टेस्ट होंगे, प्राथमिक टेस्ट, वो वहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें ब्लड टेस्ट है, ईसीजी है, तो तमाम उनके टेस्ट होंगे। और जब वो पूरे तरह से ये माना जाएगा कि स्वस्थ है, उनके बाद उन्हें देहरादून भी लाया जा सकता है, क्योंकि आज देहरादून में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो आवास है वहां पर एक आज का कार्यक्रम होने वाला है। उसमें जो जितने भी मजदूर फंसे हुए थे, साथ साथ जितने भी वैज्ञानिक और अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो एजेंसियां वहां पर थी, उन्हें आज देहरादून के जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि 23 नवंबर को एक आज का जो कार्यक्रम था वो मुख्यमंत्री आवास में मनाया जाता था, लेकिन इस बार उत्तरकाशी सिलक्यारी टनल हादसे की वजह से उसे रद्द कर दिया था। लेकिन आज उसे दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल शाम को मजदूर सामने बाहर निकले थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो देश है और दुनिया है वो कहीं ना कहीं खुश थी, नजर आ रही थी और इसे त्योहार की तरह बना रही थी। तो आज जो इगास है, जो उत्तराखंड की दिवाली कहा जाता है, वो आज बनाया जाएगा और उसके लिए सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पूरे 41 मजदूरों की बात की जाए, वो फिलहाल जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका टेस्ट, प्राथमिक टेस्ट चल रहा है। उनके परिजन जो है वो देहरादून आ चुके हैं और जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर जो प्रोग्राम किया गया है इगास का, जो मजदूर निकले हैं उनकी खुशहाली के लिए और साथ साथ एक जिस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल रहा है, ऐसे में ये एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 17 दिन रात वहां पर मेहनत करी है, जो मजदूर हैं, जिन्होंने जिस तरह से मेहनत करी है, वो आज वहां पर आज सेलिब्रेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 17 दिन बाद जो सफलता मिली है, अब उसे उत्तराखंड एक त्योहार की तरह बना रहे हैं। जी बिल्कुल तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज में माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकारी वकील की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया और अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर को फरारी में मदद का आरोप है और इसी को लेकर डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल वो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, सुनवाई टल चुकी है और क्या कुछ जानकारी? जो इखलाक है उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जो सरकारी पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से समय मांगा गया और इसी वजह से ये सुनवाई फिलहाल टल गई है। अब ये दिसंबर या जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई हो सकती है। इस तरह फिलहाल अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन जनवरी के महीने में उम्मीद की जा रही है कि अब इस पर सुनवाई होगी। चूंकि ये डॉक्टर इखलाक पर काफी गंभीर आरोप था, जो उमेशपाल की हत्या हुई थी, उसमें जब शूटर हत्या करके यहाँ से भागे थे तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने उनको पनाह दी थी, उनकी मदद की थी। इस तरह के इन पर गंभीर आरोप लगे थे और इसी के बाद इनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको नैनी सेंट्रल जेल जो प्रयागराज में ही है वहां पर इनको भेजा गया था। फिलहाल वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उनकी तरफ से अब जमानत के लिए निचली अदालत में कोशिश की गई थी, जहां उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में गए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दी थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज फिलहाल सुनवाई टल गई है और अब
ये जनवरी के पहले सप्ताह में उम्मीद की जा रही है कि इस पर सुनवाई होगी। तो कह सकते हैं कि अभी इनको और भी दिनों तक जेल में रहना होगा। ये काफी चर्चित हत्याकांड था। डॉक्टर इखलाक पर जिन मामले में आरोप लगा है, उमेश पाल की हत्या हुई थी और उसी में जो शूटर्स हैं वो यहाँ से जब भागे थे तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इन्होंने शूटर्स की मदद की थी। अतीक अहमद और अशरफ जिन पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने उमेश पाल की हत्या करवाई है, उनके ये बहनोई हैं और इनकी जो वाइफ हैं वो भी पुलिस के राडार पर हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। वो भी कहीं ना कहीं पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर इखलाक है उन्हें गिरफ्तार जरूर कर लिया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन अब उनकी तरफ से जमानत की कोशिश की जा रही है, जिस पर फिलहाल आज सुनवाई नहीं हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चीन के बच्चों में माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। बता दें कि बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षणों पर विशेष निगरानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि चीन में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में अभी तक इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन के तौर पर सभी जिलों के अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सारे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे और अब हमारे आज माननीय स्वास्थ्य सचिव सर ने भी एडवाइजरी इसमें जारी कर दी है और शीघ्र ही हम इस पर नज़र रखे हैं और हम तैयार हैं। फिलहाल कोई केस इंडिया में नहीं है, लेकिन कोविड के समय से ही हमारी सारी देश क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि चीन में जिस तरह से पहले कोविड-19 का कहा जाता है कि किस तरह से वहां से कोविड-19 शुरू हुआ था और उसने विश्व भर में करोड़ों लोगों की जान ली थी और कई लोग अभी भी इससे प्रभावित है। ऐसे में एक नई बीमारी कहा जा सकता है जिसमें जो बच्चों में पाई जा रही है निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू। और इसमें जो मेनली जो दिक्कत रहती है वो सांस की रहती है और सांस में जिस तरह से छाती है वो भी उसमें भी सूजन देखने को मिलती है, दर्द रहता है बच्चों की। और अगर मैं बात की एक रिपोर्ट के हिसाब से तो जो चाइना में बीजिंग है, जो सबसे बड़ा उनका कहा जा सकता है स्टेट है, उसमें करीब 7,000 बच्चे रोजाना इससे इफेक्ट हो रहे हैं। अगर चीन की बात की जाए तो चीन में ये पहला साल है जिसमें पूरी जो गाइडेंस दी गई थी, गाइडलाइंस दी गई थी, उसे अब हटा दिया गया था। जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें वो प्रॉपर स्कूल जाया जा रहा था। ऐसे में जो चीन के स्कूल हैं, फिलहाल जो बीमारी फैल रही है उससे पूरी तरह से स्कूल जो यूनिवर्सिटीज है वो भी बंद कर दी गई है। ऐसे में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। WHO ने भी इसका संज्ञान लिया है और साथ साथ जो चीन से है इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो भारत के जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने भी निर्देश दिए हैं सभी राज्यों को, जिसमें उत्तराखंड भी है। और उत्तराखंड में ये निर्देश दिए गए हैं सभी CMO को कि वो सतर्कता बनाए रखें। और सतर्कता काफी जरूरी है, इसलिए निर्देशित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा कमिश्नर मारुति शरण चौबे के आदेश पर AP सिंह असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर नंदनी गोयल ने आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर छापा मारा और इस दौरान GST चोरी कर हॉल्ट्री के 35 बंडलों को जब्त कर लिया। बता दें कि GST की चोरी कर लाखों का माल कोलकाता से जोधपुर हावड़ा ट्रेन के जरिए आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पार्सल कर भेजा गया। स्टेट GST आगरा यूनिट की मोबाइल टीम की एक्टिवनेस के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे छोड़ में हड़कंप मच गया। आमिर कादरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। आमिर, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है GST विभाग की। आमिर, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है GST विभाग की आगरा में। जी, GST के कमिश्नर मारुति शरण चौबे के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि आगरापुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान करीब 35 बंडलों को जब्त किया गया है, जो कि कोलकाता से जो
जेब को हावड़ा ट्रेन के जरिए आगरा भेजा जा रहा था खपाने के लिए। जीएसटी चोरी कर इस माल को आगरा खपाया जा रहा था, लेकिन जीएसटी यूनिट की टीम की एक्टिवनेस के चलते ये कार्रवाई की गई है। किसी जने की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? नहीं, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस माल को जब्त कर दिया गया है और जीएसटी ऑफिस के अंदर इस माल की अभी काउंटिंग चल रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। तकरीबन कितने का माल ये बताया जा रहा है? तकरीबन लाखों रुपए का माल बताया गया है, करीब 35 बंडल है इसके अंदर और अभी काउंटिंग आगे की जारी है। तो आगे भी कितने दिनों तक ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है? एडिशनल ग्रेड 2 से जानकारी करने पर मालूम पड़ता है 1 से 2 दिन के अंदर इसकी पूरी काउंटिंग होने के बाद में इसका क्लियर खुलासा हो सकेगा कि कितना माल है और कितना अमाउंट का है। और कौन कौन से प्रमुख वो स्थान है जहाँ पे छापेमारी संभव है? लगातार आगरा रेलवे स्टेशन पर अब जीएसटी की टीम एक यूनिट ने टारगेट बना लिया है कि लगातार रेलों के थ्रू जीएसटी चोरी कर मालों को भेजा जा रहा है आगरा खपाने के लिए, जिसको लेकर आगरापुर रेलवे स्टेशन पर जीएसटी की एक यूनिट डिप्लॉयड कर दी गई है। तो पुलिस को ऐसी कौन सी सूचना मिली थी जिसके बाद से यहाँ पे जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है? दरअसल ये पुलिस को सूचना नहीं, जीएसटी की टीम को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी कई सूचनाएं मिली थी जीएसटी की यूनिट मोबाइल टीम को कि यहाँ पर जीएसटी चोरी कर माल आया जा रहा है जो कि आगरा में खपाया जा रहा है। इसके बाद यह आगरा की जीएसटी यूनिट की टीम ने कार्रवाई की है। कितनी सदस्यीय टीम लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है आमिर? इस समय 5 लोगों की टीम को डिप्लॉयड किया गया है जीएसटी की, जिसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर हैं और बाकी के इनके साथी हैं जो कि आगरा रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की कार्रवाई के लिए डिप्लॉयड किए गए। ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।